नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और आज का शो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो वैसे तो बैंक के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन जो दिल का और यूं कहें कि संवेदनाओं का जो बैंक है, उसके साथ शायरी का ताल्लुक रखते हुए उनकी जो पैठ है वो कई रूपों में समृद्ध हमें करती रही है। इससे पहले कि मैं जोधपुर शहर से ब्रजेश अंबर जी को आपके बीच लेकर आऊँ, मैं उनके बारे में एक ये बात भी आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप क्रिएटिव राइटिंग अवार्ड राजस्थान पत्रिका एक बड़ा अखबार है राजस्थान का, उसके लिए उसकी तरफ से आपको पोएट्री के लिए मिला है और घर कहीं गुम हो गया एक उर्दू संबंधी जो अनुवाद का भी काम आपने काफ़ी किया है, लेखन तो आपका रहता ही है। उसमें से उजाड़ दरख्तों पे आशिएँ मोहम्मद अलवी साहब के बारे में सफ़र में धूप तो होगी निदा फ़ाज़ली। तो और कुछ बातें आपसे हम जानेंगे पर ब्रजेश अंबर जी के नाम में जो आकाश है, वो उर्दू की कुछ संकलन को आपने एडिट भी किया है। उसमें एक लाट चलेगा बंजारा है, नज़ीर अकबराबादी की दीवाने मोमिन है और जो बड़ी-बड़ी संस्थाएँ रहती हैं साहित्य की, उनके साथ भी आपका संबंध है। पर मैं जब उनके और आपके बीच से ये जो दूरी हटा रहा हूँ, तो उनका एक शेर अपने साथ लेकर उनकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और वो शेर जो है वो स्वागत है आपका ब्रजेश जी। और जी, बहुत शुक्रिया। जी, मैं आपके लिए आपका ये शेर पहुंचाना चाहता हूँ। लबों पर थोड़ी सी मुस्कान रखिए। सफर में इतना ही सामान रखिए। बहुत मुश्किल काम आपने अपने सुनने वालों के जानिब किया है और बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, आपकी गजलों की तरफ बढ़ें और उर्दू शायरी में नज़्म और गज़ल और भी कई विधाएँ होंगी, पर आपको गज़लें ज़्यादा पसंद आती हैं, ऐसा कहना ठीक होगा क्या? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दी और एक बात और ख़ास तौर से साफ कर देना चाहता हूँ कि मेरा नाम बल्कि मेरा तख़ल्लुस अंबर हिंदी का नहीं, अरबी का अंबर है। हालाँकि हिंदी-उर्दू मेरे लिए दोनों 2 आँखें हैं, ठीक उसी तरह ग़ज़ल और नज़्म भी मेरे लिए 2 आँखें हैं, किसी के बगैर मैं शायरी का तसव्वुर कर ही नहीं सकता। तो ब्रजेश जी, ये जो अंबर जो अरबिक में है, इसका मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट करेंगे तो फ्रेग्रेंस समझिए आप इसे, एक खुशबू है जो समुद्र के झाग से आती है। जिस तरह से अंबर बैठे वो अपनी जुल्फे मुअंबर संवारेंगे, दाग का मिसरा है अच्छा, कि जो सुगंधित अपनी गेसुएं संवारता रहेगा। हमने हमने आपको बहुत ऊपर चढ़ा दिया, हिंदी के हवाले से आसमान बना दिया। जी, उतना ऊपर हूं नहीं आज, पर आप खाकसार। पर आप फैले हुए हैं वैसे खुशबू की तरह। जी, तो करम आपका। जी, अब आपसे गुजारिश, आप बता रहे थे कि नज्म और गजल दोनों में आपको जी, ज्यादा। मैं यही अर्ज कर रहा था कि मेरे जी, नजदीक दोनों ही, अगर मीरा जी के लफ्जों को उधार लेता हूं, उनको मुस्तार लेते हुए बात करूं, तो मुझे लगता है कि गजल जो है वो एक कुंवारी लड़की है और नज्म है वो ब्याहता औरत है। दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है, दोनों का अपना अपना जमाल है और दोनों ही अपनी जगह पर ठीक है। क्या बात है, नहीं ठीक तो है। तो आपकी कोई नज्म आपको याद आती है? जी, मैं पहले आपको एक नज्म से ही शुरुआत करता हूं जी, और क्योंकि हम बुजुर्गों की तरफ पहले बढ़े ना, आपने कहा ब्याह था औरत है, तो मैंने कहा चलिए नज्म की तरफ चला जाए। जी, जी। मैं अब आपके उधर के मौसम का ध्यान रखते हुए ही एक जी, नज़्म मुलाहिज़ा फरमाएँ, जो ठीक है। वहाँ से कुछ परिंदे हैं जो माइग्रेट करते हुए हमारे इलाके की तरफ आ जाते हैं, सर्दियों में ख़ास तौर से। उनको ध्यान में रखते हुए एक नज़्म हुई है, मुलाहिज़ा फरमाएँ। उन्वान है, कौन जाने किस लिए?
आ गए फिर जिंदा रहने या नया जोड़ा बनाने। वाह! आ गए फिर जिंदा रहने या नया जोड़ा बनाने, या चमकते जिस्म को पानियों की नित नई नमनाकियों से खुश्क करने। आ गए फिर जिंदा रहने या नया जोड़ा बनाने, या चमकते जिस्म को पानियों की नित नई नमनाकियों से खुश्क करने। उजाड़ रेतीली पनाहों में वादियों से बर्फ की उड़ते हुए। वाह! वाह! एक नज्म और मुलाहिजा फरमाएं, जी। जिसका उन्वान है तब और अब। आखिरी बल्ब था यहां, आखिरी बल्ब था यहां, उसके आगे था खौफ के खारदार पेड़ों से आबाद रेतीला पथरीला खुला खाली मैदान। वाह! आखिरी बल्ब था यहां, जी शुक्रिया, आखिरी बल्ब था यहां, उसके आगे था खौफ के खारदार पेड़ों से आबाद रेतीला पथरीला खुला खाली मैदान। आगे बढ़ने पर साथ हो जाता अंधेरा, उस टिमटिमाती रोशनी में कितना कब तक होता मुमकिन सफर। उगने लगी हैं इमारतें अनगिनत, बगैर बल्ब का बिजली का खंबा देखता है चुंधियाई आंखों से जंगल रोशनी का। क्या बात है! क्या बात है! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया, खास करके बहुत जो शुक्रिया। लोग छोटे शहरों से वाकिफ हों, वो इन जी जी दिनों से होते हुए एक नॉस्टैल्जिया और एक हुक दोनों एक साथ जिस तरह से निकल कर आती हैं, जी। तो आप अपने लिए क्या सोचते हैं शायरी या जो भी विधा में आप लिखते होते हैं, वो जी, वो क्या मायने रखती है आपके लिए? ये सब मेरी तरबियत जिस माहौल में हुई है, उस माहौल में मुझे बताया गया शुरू से ही। और अगर मैं ठीक कहूं तो मेरे दादा गुरु हुए मीर तकी मीर। अगर अपनी शेरी रवायत से देखूं तो काव्य परंपरा में मीर मेरे दादा गुरु होते हैं। तो मीर को उनके वालिद ने यह कहा, इश्क कुन वक्त जाया मकुन, यानी इश्क कर वक्त खराब मत कर। क्या बात! उसके बाद जब मीर का ही शेर आता है, उससे पहले कबीर कहते हैं, कबीरा ई घर प्रेम का खाला का घर ना आए, शीश कटाए भुई धरे सो पैसे घर में आए। अब मीर कहते हैं, इश्क की राह चल, इश्क की रह न चल, खबर है शर्त, इश्क की रह न चल, खबर है शर्त, अव्वले गाम तर्क के सर है शर्त। वाह! यानी इश्क की राह में चलेगा तो सबसे पहले अपना सर काट के रखना पड़ेगा, यही शर्त है इसकी। या एक फिर देखिए कि माली आवत देख कलियन करी पुकार, फूल ही चुन लियो काल हमारी बार। अब मीर तकी मीर देखिए, कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने यह सुनकर तबस्सुम किया। अब यहां पर मीर जहां आते हैं, मीर कहते हैं कि अगर मैंने ये सबात पूछा उसका कि उसका स्थायित्व कितना है फूल का, तो फूल ने सिर्फ मुस्कुरा दिया, उसका कोई जवाब कितना है क्या है कुछ नहीं। ये जो मुस्कान है, ये मुस्कान ही शायरी है। क्या बात है यार! मैं ये सोच रहा था कि आप जो बात कह रहे हैं वो इतनी खूबसूरत है, जैसे अगर कोई नन्हा बच्चा किसी का हाथ पकड़ के चल पड़े, भूल जाए कि मैं जानने कहाँ वाला था। मुझे अच्छा तो लग रहा था, पर मैंने कहा मेरा सवाल कहाँ गया उसमें कि शायरी आपके लिए क्या है? बहुत खूबसूरत जगह पर ले जाकर आपने वो अपना जो भाव है उसको खोला। बहुत ही आनंद आया। तो शायरी मेरे लिए, मैं आपसे अगर उस जवाब का उसका जवाब न मिल पाया, हालांकि इसका जवाब किसी शायर के लिए तख्लीककार के लिए देना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर शायरी में ठीक कहूं तो वो संवेदनाओं को शब्द देने का काम करता है। वो अपने इदराक को एहसास बनाता है, अपने ज्ञान को किस तरह से संवेदना में तब्दील कर सकता है। जो तो सारे अपने ज्ञान जो भी है। जी, मैं जी एक लेमैन का क्वेश्चन है जो कि साहित्य के गलियारे में न जाने क्या उसका मतलब होता होगा, पर सोच और संवेदना ये दोनों
साथ-साथ हैं या अलग-अलग हैं? और जब मैं सोच कह रहा हूँ तो उसमें विचार प्रदान होना भी आ जाता है और संवेदना में ज्ञानी होना भी आवश्यक नहीं है। एक संवेदनात्मक ज्ञान अलग तरह का हो जाता है और मुझे जी, आप लगता है कि बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं साहब। जी, और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर आप खुद खो जाते हैं, वहाँ तक आपको संवेदना लेकर जाती है। सोच वहाँ तक शायद नहीं ले जा सकती। जी, तो सवाल नहीं है, मैं सोच रहा था आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं आपको फिर क्योंकि उर्दू में सनद तो शेर के हवाले से ही आती है, तो मैं आपको 2 शेर सुनाता हूँ, शायद मेरी बात उससे ठीक हो जाए। इरशाद। ये पहला शेर मिर्ज़ा गालिब का है, मुलाहिज़ा फरमाएँ कि शाहिदे मुतलक़े हस्ती की कमर है आलम, वाह! लोग कहते हैं कि है, पर हमें मंज़ूर नहीं। वाह! ये शेर है गालिब का। अब मोमिन हैं, जो मोमिन उनके हमअसरई हैं, उनका शेर देखिए कि ये नातवा हूँ कि हूँ और नज़र नहीं आता, क्या बात है! मेरा भी हाल हुआ तेरी ही कमर का सा। वाह! दोनों ही कमर को वही बता रहे हैं कि हसीना की कमर जो है, नायिका की कमर है, वो इतनी पतली है, इतनी कम है कि दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक उसको सोच के पैराहन पैराकर उस तरफ पहुँचा देता है कि वो फिलोसोफाइज़ हो जाती है। वो उसको फ़लसफ़ियाना अंदाज़ में कहते हैं कि साहिदे मुतलक़ हस्ती की कमर है आलम। जबकि मोमिन इसको बिल्कुल सामने की बात कहते हैं कि ये नातवा हूँ कि हूँ और नज़र नहीं आता। क्या बात है! क्या बात है! तो और एक ये शेर इसके बाद का और सुन लीजिए जी, कि सनम सुनते हैं तेरी भी कमर है, कहाँ है, किस तरफ को है, किधर है? क्या बात है! तो इस शेर के बाद आप अपना खुद का शेर एक सुन लें, उसमें भी दर्शन जिस तरह से आया है, वो बड़ा ही मासूमियत से बहुत दूर तक ले जाता है। गली हो कि घर हो, सफ़र हो कि मंज़िल, उसे हर जगह देखना चाहता हूँ। ये ब्रजेश अम्बर जी का ही शेर उनकी नज़र है। तो ये जो है ना, उसे हर जगह देखना चाहता हूँ, ये आपको भक्त कवियों के पास ले जाता है, मिस्टिक पोएट्स के पास ले जाता है, या समझिए सूफ़ी कलाम के पास ले जाता है। अब उसे हर जगह देखने वाली बात को लेके आपका एक और शेर आप तक पहुँचाऊँ, फिर आपसे गज़ल के लिए गुज़ारिश करूँगा कि मुझे चैन घर में भी आता नहीं है। कि देखिए, मैं अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहता हूँ, इस शेर को ख़ास देखें कि दूसरी पंक्ति में वो किस तरह से एक आयाम नया हमारे लिए उद्घाटित हो जाता है। मुझे चैन घर में भी आता नहीं है, मगर शाम को लौटना चाहता हूँ। क्या बात है! तो आपकी शेर आपको सुना के उसकी तालियाँ मैं बजाते हुए आपसे ये गज़ल बहुत सुनाने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। जी, अ, मतलब पेश-ए-ख़िदमत है इरशाद। कि सफ़र की कोई इंतहा चाहता हूँ। वाह! ये मेरे शेरी सफ़र की काव्य यात्रा का ही समझिए। इस सफ़र की कोई इंतहा चाहता हूँ, मुसाफ़िर हूँ, घर का पता चाहता हूँ। वाह! और हुस्न मतला देखिए कि मुलाकात का सिलसिला चाहता हूँ, वाह! मुलाकात का सिलसिला चाहता हूँ, मगर उसमें कुछ फ़ासला चाहता हूँ। वाह, 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 वाह! मुलाकात का सिलसिला चाहता हूँ, मगर उसमें कुछ फ़ासला चाहता हूँ और गली हो क घर हो, सफ़र हो क मंज़िल। गली हो क घर हो, सफ़र हो क मंज़िल, उसे हर जगह देखना चाहता हूँ। वाह! उसे हर जगह देखना चाहता हूँ और उलझते रहें रुख पे गेसू तुम्हारे, वाह! उलझते रहें रुख पे गेसू तुम्हारे, किसी शाम ऐसी हवा चाहता हूँ, वाह, वाह, वाह! मुसाफिर हूँ, घर का पता चाहता हूँ। क्या बात है! क्या बात है! तो ये जो मुसाफ़िर हैं, इस बात से आपका जो दूसरा शेर था, फ़ासला चाहता हूँ, उसमें मुझे एक शेर मैंने जी, जोधपुर शहर में शीन काम निज़ाम साहब के द्वारा सुना था, मगर है शायद उनका नहीं। वो शेर ऐसा था जी। कि करीब इतना ही आओ कि दिल बहल जाए, अज़ीज़ अब इस इतना अब ही इस रखो कदर भी दिल ना बहल जाए, चाहो, अब अब इस इस कदर कदर भी भी ना ना चाहो कि चाहो दम कि निकल दम जाए। निकल जाए। तो फ़ासला रखना जी, ज़रूरी है। फ़ासले जी। तो वैसे शायरी नहीं में अभी इस जी, जी। जी, कहें आप कहें। अभी जिस तरह से वबा कोरोना जिस तरह से फैला उसके बाद तो ये ज़रूरी हो गए सामाजिक दूरियां तो न कहूँगा लेकिन जिस्मानी दूरियां तो बहुत ज़रूरी हो गई थी।
बिल्कुल, बिल्कुल। और वैसे क्या हो गया है कि जो दूरियाँ मिटाने का काम शायरी करती है, पहले तो जी, हमारी ज़िंदगी के साथ की समझ के लिहाज से जो दूरी है, वो कहीं न कहीं संवेदना के आलोक में मिटती है। और दूसरा, इंसान भी जब हम उसको हमारे भारतीय परंपरा से संस्कारित होते हैं, या हम उर्दू के लिहाज से कहें तो सेंसिटिव के लिए जो भी लफ्ज़ है, तो 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 क्या है, उन वो एक-दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं, तो उनके बीच की दूरी कम हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ शायरी का अपना जो एक उसकी भूमिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इंसान इंसान बना रहे, इसके लिए जो भी हमारे कला माध्यम है, जिसमें से खास करके शायरी की बात हम कर रहे हैं, तो आप अपनी शायरी को लेते हुए जब कभी आप लिखते छपते हैं, जैसे आपने एडिट भी काफ़ी किए हैं, और मंच से सुनाते हैं, या तो दोनों में आपके लिए एक्सपीरियंशियल लेवल पे क्या ज़्यादा फ़र्क रहता है, या ज़्यादा संतोष किसमें आपको मिलता है? ज़्यादा संतोष की तो नहीं कहूँगा मैं, दोनों जगह पर अपना-अपना मुकाम उनका अलग है। अगर जिस तरह से मुशायरों ने उर्दू को जो माहौल साज़ी की है, वो मुशायरों की वजह से हुई है। उठने-बैठने की चीज़ मुशायरों में जाकर ही मिलती है। जैसे कहा जाता है कि उस्तादों के जूते साफ किए, जूते उठाए हैं, तब उनको तहज़ीब और तमीज़ आई है। तरबियत के ये सारे पाठ भी उसमें होने चाहिए। लेकिन अगर संजीदगी से किया जाए, तो वो जो आज की रीडर ओरिएंटेड पोएट्री है, जिसे कारी असास कहते हैं, तो अगर उसके लिए करेंगे, तो टेक्स्ट के लिए तो आपको मतन के लिए तो आपको पढ़ना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। तो दोनों की अपनी-अपनी अहमियत है। लेकिन फिर भी जो आज का ज़माना है, आज का दौर है, मुझे लगता है कि वो कारी असास शायरी का ज़माना है, कारी जिसमें ऐसा हो। इंटरटेक्चुअलिटी भी है, हुँ। रीडर ओरिएंटेड पोएट्री, जी, जी। जिसमें वो रीडर के लिए भी तय किया और रीडर के लिए वो अपनी एक तन्हाई चाहता है। उसको एक गोशानशीनी चाहिए। मैं आपकी एक और गज़ल की तरफ बढ़ते-बढ़ते एक सवाल और आया मुझे कि एक स्वांतः सुखाय कहते हैं, यानी आप अपने लिए लिखते हैं। एक होता है जब जी। आपका कोई सुनने वाला कहीं न कहीं आपके बैक सीट पे माइंड में बैठा हुआ है कि भई ये इस तरह से पहुँचनी चाहिए। इसके बारे में आपका क्या रहता है? आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है, बल्कि इससे भी आगे आ चुके हैं कि एक पोएट्री या एक तख्लीक करने के बाद, एक रचना होने के बाद, राइटर की तो डेथ हो जाती है। राइटर खत्म हो गया। अब उसके बाद जो कुछ भी है, वो पोएट्री जो पढ़ता है उसकी है। तो ये पाठक की हो गई पोएट्री। अब उसके बारे में पाठक क्या सोचता है, वो किन अनुभवों से गुजरता है, उसकी क्या संवेदनाएं उससे जागृत होती है, समृद्ध होती है, जो भी, वो अपने तासुर बयान करेगा। बहुत सुंदर आपने कहा, और उसमें एक जो स्वतंत्रता रचना की अपनी है, उसका भी एक सौंदर्य है। फिर भी मुझे लगता है कि मैं वो कहें। मैं फिर आपसे अर्ज करूं, आपका सवाल शायद मैं उसमें आधा सब जवाब बाकी रह गया, मैं उसको भी आगे करता हूं जी। कि उर्दू शायरी के साथ उसकी मकबूलियत की एक बड़ी वजह है उसकी कोटेबिलिटी। वो कोटेबल शेर जो होते हैं, जैसा आपने कहा कि वो अगर मुशायरे में या उस तरह से रहता है, तो वो स्वांत सुखाए की बजाय सामने वाले का ध्यान में रखते हुए शेर कहेगा। हुँ। वो उसकी कोटेबिलिटी की वजह से है कि वो किस तरह से मकबूल होना चाहता है, वो वैसे शेर ही कहेगा जो दूसरे को पसंद आए। लेकिन तख्लीक ये नहीं चाहती। तख्लीक ये कह रही है कि जो उसको होना चाहिए। तब तो गालिब ये कहते हैं कि शेर ने खुद ये इंतखाब किया मेरा कि वो मेरी कलम से आए, ये मैंने कुछ नहीं किया। तो अगर शायरी वो है, गालिब ये भी कहते हैं आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, हुँ। गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। तो गैब से आ रहे हैं, तो उसने तो कुछ किया नहीं। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही है, और इससे मुझे बहुत अलग-अलग रूप में इस बात को जो कहा गया है, जैसे अंग्रेजी में चाहे इम्पर्सनलाइज़ होने वाली बात टी.एस. एलियट के हवाले से शायद आई हो, या गुम जाने की बात है, या ऐसा है कि जो मैं
नहीं रहता है अगर हम भक्ति की परंपरा में जाएँ तो। और कला आराधना ही है, जो आपका पहले शेर हमने अभी सुना था कि उसे हर जगह देखना चाहता हूँ, तो उसमें भी कहीं न कहीं वो उसे आप इबादत कहें, आराधना कहें, अपने आप में अपने सत्य तक जाने की बात कहें। तो आपके लिए जो आपका रचना काल रहा है, आपको लगता है कि पहले से शिल्प की दृष्टि से या इतना आपने पढ़ा, इतना कहा, तो पहले के मुकाबले में ऐसा लगता है कि मैं जहाँ पे कहता था बात, अब मैं अपने आप को कुछ अलग ढंग से, अगर आप अपने आप को बधाई देते हो कि भई मैं पहले से कुछ चीज़ें ऐसी पकड़ में आ गई मेरे कि मेरे मेरे कलाम में एक चुस्ती है पहले से ज़्यादा, एक एक शौख़ी भी है, तो वो इस तरह से संजीदगी के साथ आ रही है कि मुझे मज़ा आता है। ऐसा खुद को कभी आपने कहा है शेर कहने के बाद? मैं चुस्ती लफ्ज़ का जो आपने इस्तेमाल किया या उस तरह की कोई भी चीज़ कि मैं खुद को ये लगता है, कलाकार कभी भी या फनकार ये तय नहीं कर पाता कि उसने सारा कर लिया। वो पूरा करने के बाद भी उसको लगता है कि शायद इससे अच्छा कुछ और कर पाता मैं। जो बात उसको कहनी थी, वो तो आ ही नहीं सकती। सत्य को शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता। और कविता खुद एक सत्य की तलाश है। जब वो हक की तलाश है, जो मुतलाशी है, वो हमेशा उसके बारे में एक भ्रम की स्थिति में रहता है, मेरे नज़दीक। अब तो वो ये अब तय नहीं कर सकता कि मैंने ठीक से पा लिया किसी चीज़ को। जी, वो कुछ अब और पाने की कोशिश करता है और कुछ और मिल जाता है उसको। बहुत सुंदर, आपकी बात से मुझे अज्ञे जी की छोटी-सी रचना याद आती है कि मैं सच लिखता हूँ, लिख-लिख कर सब झूठा करता जाता, झूठा फिर करता आगे जाता जाना हूँ। आगे जाना है। तो जो लिख तो चुका वो झूठ हो गया। हुँ। फारूकी साहब की भी एक शेर इसी तरह का है कि जो लिखता वो झूठा हो गया, तो फिर नया लिखिए, नया सत्य तलाश कीजिए। वो सच हुँ। क्या है? और वो कितना ठीक हो चुका, अगर मेरे शिल्प में, मेरे कौशल में अगर कुछ ठीक हुआ है, इसका फैसला जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि कारी है, तो कारी सुनने वाला या पढ़ने वाला तय करेगा कि मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया या नहीं किया। ब्रजेश जी, मैं शिल्प के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि जो नए-नए लिखने वाले होते हैं, अगर वो पढ़ते नहीं हैं ठीक से, तो उनको शिल्प के बारे में कुछ इल्म होता नहीं है। आपके रेफ़रेंस में वो बात नहीं है। तो आप बताइए कि अपनी एक गज़ल भी सुनाइएगा इस बात को टच करते हुए। शिल्प को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप एक रचना की दृष्टि से? अ, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा साहब कि हर चीज़ को पकने में वक़्त लगता है। उतना सब्र अगर आपके पास नहीं है, तो शायरी या कोई भी आर्ट का काम मत कीजिए। मुझे ये तरबियत में मिला है, ये मेरा अपना जुमला नहीं है। मैंने जो सीखा है बुजुर्गों से, जो अपने उस्तादों से, वही आपके सामने हाज़िर कर रहा हूँ और उसको जीने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना कामयाब ये हुआ मैं नहीं जानता। बहुत ही गहरी बात आपने कही, एक बार फिर से दोहराएँ, जो आपने जी, अभी कि कहा। उसको कला को निखरने के लिए, उसको पकने के लिए जितना वक़्त और जितने सब्र की दरकार होती है, वो सब्र आजकल नई जनरेशन में नहीं है। वो वक़्त तो तो लगता है। काता और ले दौड़ा। हाँ, और शेयर कर और लिया फ़ेसबुक और लाइक ले और लिया। सोशल मीडिया आज उसने और भाषा का भी भ्रष्ट जिस तरह से किया हुँ, है, तो वो ज़बान में बहुत से अच्छे-बुरे दोनों तरह के बदलाव हुए, हुँ, जिसका अभी तज्ज़िया करना, विश्लेषण करना मेरा मौज़ू नहीं है। जी, लेकिन जिस तरह से मैंने किया और आपने वाह-वाह कर दिया, क्या कविता इतनी आसानी से पहुँचने वाली चीज़ है? अगर है, जी, तो ब्रजेश मेरे समझ जी, से बाहर की बात है। जी, समय समय की सीमा का मुझे तो सम्मान लगता है कि करते हुए मेरी, संवेदनाओं जी, मेरी ये आपसे गुज़ारिश है कि एक और कोई गज़ल आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ अपनी। मैं मैं हाज़िर करता हूँ और मुझे लगता है 2 छोटी करके 2 गज़लें आपको सुनाऊँगा। स्वागत है। एक तो कोरोना जैसे अभी निकला ही, उसके बाद शहर के जो हालात रहे, जी। उनका ज़हन में रखते हुए मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। मतलब पेश-ए-ख़िदमत है कि सर पटकती थी हवा, कोई न था। सर पटकती थी हवा, कोई न था। उस जगह उसके सिवा कोई न था। क्या बात है, क्या बात है। पूरे शहर, तमाम शहर जहां भी देख लीजिए दुनिया भर में सब जगह आपने लॉकडाउन देखा है और सिर्फ कोरोना 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 एक ही था।
मतलब फिर से समाप्त फरमाए। सर इरशाद। पटकती थी हवा, कोई न था उस जगह उसके सिवा, कोई न था। कोई न था। अक्स सड़कों पर बिखर कर रह गए, वाह, अक्स वाह! सड़कों पर बिखर कर रह गए। क्या घरों में आईना कोई न था? हाय, हाय, हाय! अक्स क्या बात! सड़कों पर बिखर कर रह गए। क्या घरों में आईना कोई न था? और लोग कहते थे वहां तो भीड़ है, लोग कहते थे वहां तो भीड़ है, पर मुझे ऐसा लगा कोई कोई न न। था। क्या बात है! क्या बात है! लोग कहते थे वहां तो भीड़ है, पर मुझे ऐसा लगा कोई न। कोई न था। और वक्त के कांधे पे सारे लोग थे, वाह! वक्त के कांधे पे सारे लोग थे, सारे लोग थे। अपने पैरों पर खड़ा कोई कोई न न था, था। वाह, वाह, वाह! अपने पैरों पर खड़ा कोई न कोई था। न था। कब कहां गुंचा खिला खुशबू उड़ी, वाह! कब कहां गुंचा खिला खुशबू उड़ी। था करिश्मा ख्वाब का कोई न था। कोई न था। वाह, वाह, तब वाह! कहां गुंचा खिला खुशबू उड़ी। बहुत शुक्रिया। था करिश्मा ख्वाब का कोई न था। न था। और हमने अंबर उस पे तकिया क्यों किया, क्या बात हमने है! अंबर उस पे तकिया क्यों किया। उसका अपना तजर्बा कोई न था। कोई न था। वाह, 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 वाह! क्या हमने बात है! अंबर उस पे तकिया क्यों किया, उसका अपना तजिया तजर्बा कोई न। कोई न था। और वाह! एक गजल का मतला और पेश खिदमत है। इरशाद। उसने दिया है, उसने दिया है अब के अजब मशवरा मुझे, हाय, 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 हाय! ये उसने शेर दिया आपको है बहुत पसंद है। अब जी। के अजब मशवरा मुझे। मैं तुझको भूल जाता हूं, तू तू भूल भूल जा जा मुझे। मुझे। वाह, 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 वाह! उसने दिया है अब अब के के अजब अजब मशवरा मुझे। मैं तुझको भूल जाता हूं, तू तू भूल जा। भूल जा मुझे। और हैरान दोनों रह गई खतरनाक मशवरा है ब्रजेश जी, बहुत खतरनाक सूरत मशवरा को है। जी, देखकर। जी। नवाजिश। जी। हालात ये सूरत हाल तो यही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हैरान दोनों रह गए हुँ, सूरत को देखकर, वाह! हैरान दोनों रह गए सूरत सूरत को को देख। देखकर। देखिए बड़े बड़े घरानों में यही काम हो रहा है हुँ, कि शादी के 25 साल बाद भी बड़े सीईओ की अभी मिसेज भी अभी ये कह देती ताज़ा-ताज़ा है जी हाँ, कि अब इसको बिल्कुल। तू मुझे भूल जा। जी, हाँ, तू मुझे भूल जा, मैं तुझे भूल जाता हूं। उसने सही दिया बात। है अब के अजब मशवरा मुझे। मैं तुझको भूल जाता हूं, तू भूल तू जा भूल मुझे। जा। हैरान दोनों रह गए सूरत को देखकर, वाह! हैरान दोनों रह गए सूरत को देखकर। मैं आईने को देखता हूं, आईना मुझे। क्या बात है! हैरान क्या बात। दोनों रह गए सूरत को देखकर। वाह, वाह, वाह! मैं आईने को देखता हूं, आईना मुझे। मैं आईने को देखता हूं, आईना आईना मुझे। मुझे। और यूं माले मुफ्त जान के मुझको न खर्च कर, वाह, 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 वाह! यूं क्या बात! माले मुफ्त जान के वाह, 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 वाह! क्या मुझको बात है! न क्या खर्च बात है! कर। बहुत बढ़िया है, बहुत तेरा बढ़िया। यकी हूं कल के लिए तो बचा मुझे। हाय, हाय! यूं क्या बात माले है! मुफ्त जान के मुझको न खर्च कर। तेरा यकी हूं कल के लिए तो बचा मुझे। हाय, और हाय, इधर हाय! हमारे इधर अभी ऑनर क्या किलिंग बात है! वगैरह के बहुत मामले हो ब्रजेश जी, रहे हैं। ब्रजेश जी मुझे कहने की उसकी नजर एक शेर। इजाज़त दें, मुझे कहने की इजाज़त दें कि ये शेर जो हैं, ये चुगली खा रहे हैं कि आपके अंदर कोई बहुत बुज़ुर्ग बैठा हुआ है। शक्ल जो है जी। वो युवा है लेकिन कोई बहरहाल जी, आगे चलें। नहीं ये शायर और फनकार को यह शिकायत हमेशा रहती है कि उसे हुँ, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। गालिब से लेके आज तक हो रही है, तो मैं इससे बरी नहीं हूं, मुबर्रा नहीं हूं मैं भी। हुँ, तो और ये शेर ऑनर किलिंग की नजर देखे कि जी, ता फिर न कोई नाम मोहब्बत का ले सके, वाह! ता फिर न कोई नाम मोहब्बत का ले सके। इस वास्ते दरख्त पे लटका गया मुझे। ओए होए होए! ता क्या फिर बात! न कोई नाम मोहब्बत का ले सके। इस वास्ते दरख्त पे लटका गया मुझे। और ये शेर खास तौर से आपकी नजर कर रहा हूं अरे साहब, कि इरशाद। कब से मचल रहा है परेशान सा कोई, वाह!
कब से मचल रहा है परेशान सा कोई, कहता है जिस्म जान से बाहर तो ला मुझे। क्या बात है, क्या कब बात से है, क्या बात मचल रहा है परेशान सा कोई, वाह वाह कहता वाह। है वो जान से बाहर तो ला मुझे। और मक्ता पेशे खिदमत है कि कैसे कहूं कि इसकी तो हसरत ही रह गई, हम्म। कैसे कहूं कि इसकी तो हसरत ही रह गई, अंबर तुम्हारी तरह कोई चाहता मुझे। क्या कैसे बात है। कहूं कि इसकी तो हसरत ही रह गई, अंबर तुम्हारी तरह कोई चाहता मुझे। उसने दिया है अब के अजब मशवरा मुझे, वाह वाह वाह। मैं तुझको मैं भूल जाता हूं, भूल तू जाता हूँ, भूल जा तू मुझे। भूल जा। तो फिर मैं ये शेर दोहराते हुए कि उसने दिया है अब के अजब मशवरा मुझे, मैं तुझको भूल जाता हूँ, तू भूल जा मुझे। पर ये शेर याद रखने वाले हैं आपके। और ये ये भी मैं आपका जो शेर नवाज़िश पहले करम। जहाँ से शुरुआत की थी हमने, वहां पर ले जाके अपने दर्शकों से विदा लेंगे कि लबों पर थोड़ी सी मुस्कान रखिए, सफर में इतना ही सामान रखिए। तो बाकी की चीजें छोड़ देने वाली है, पर ये जो अंबर जी की शायरी है वो जिस तरह हमें जीने की दृष्टि भी देती है, समृद्ध भी करती है, तो उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और शायद उर्दू में मगमून कहते हैं, क्या मगमून है आपके हम उसके लिए? ममनून, ममनून है, ममनून, ममनून है। हाँ, ममनून तो और ममनून मशकूर। है साहब, हम आपके ममनून है। और क्या मश मश दूसरा क्या शब्द मशकूर, बोले आप? शुक्रगुजार, शुक्रगुजार थैंकफुल। है। तो हाँ, तो शुक्रगुजार पर हम बात को विराम की तरफ ले जाते हैं। फिर एक बार आप और अम, मैं भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आपकी ये यात्रा है लिखने लिखाने की और पुस्तकों के और अन्य रूपों में सक्रिय रहने की, चाहे राजस्थान उर्दू अकादमी के सदस्य के रूप में या सरोकार और जोधपुर के जो लिटरेरी और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन उसमें आप सक्रिय हैं, आबशार में आप सक्रिय हैं, और ये वाला जो एक सिलसिला है उसमें आप अपने साथ अपने भीतर जैसे सक्रिय हैं, वो तौफीक तौफीक शब्द ठीक लाया हूँ मैं? तौफीक आपको अता हो। बिल्कुल साहब। तो ठीक है। तो हमारे ब्रजेश अंबरी जोधपुर से जुड़े बहुत आमीन बहुत सम आमीन। जी। तो उनका आभार शुभकामनाओं के साथ व्यक्त करते हुए हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत आभार। शुक्रिया। अशोक अशोक व्यास को नमस्ते।